ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्पोर्ट्स आर हिंदी में स्वागत है। राशिद हूं और आइए करते हैं शुरुआत कार्यक्रम की। नजर पहले आज की खेल सुर्खियों पर। शिलोंग लाचोंग ने आई लीग में मोहन बगान को बराबरी पर रोका। एटीपी रैंकिंग में जोकोविच की बादशाहत बरकरार। पी कश्यप ने मलेशियन ओपन बैडमिंटन से नाम लिया वापस। और ओलंपिक तैयारी परखने के लिए अजलान शाह कप में उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। बात करेंगे सबसे पहले आई लीग से। चोटी पर चल रही मोहन बगान ने आई लीग में मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में शिलोंग लाचुंग फुटबॉल क्लब को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। शिलोंग ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए इस मैच में शिलोंग लाचुंग ने बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन किया। उसकी ओर से ब्राजीली स्ट्राइकर ओलियम पोफिंस ने 2 गोल दागे। मोहन बगान की ओर से जे दाल पेक्लुआ और कास्तुबी यूसा ने 1-1 गोल किया। इसी प्रतियोगिता के दूसरे मैच में ईस्ट बंगाल और मुंबई की टीम का सामना कोलकाता के परसाद स्टेडियम में हुआ और 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। ये मुकाबला भी हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर थीं। गौरव सेठ, फिर से आपका स्वागत है हिंदी के अंदर। आई लीग की हम बात कर रहे हैं। आज भी देखिए कि दोनों मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं और ये सिलसिला अभी से नहीं है, पूरी लीग के अंदर देखने को मिला है और 6 टीमें इस ड्रॉ के सिलसिले से बड़ी मुश्किल में इस वक्त। बिल्कुल, अब नजदीकी मामला हो रहा है और जैसे जैसे बिजनेस एंड जो है इस आई लीग का आ रहा है और लीग समाप्त होने वाली है, एकदम से जैसे टेंशन बढ़ रहा है और अनप्रिडिक्टेबल हो गए मैचेस। कोई भी आपको भविष्यवाणी करनी बड़ी मुश्किल, लेकिन एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है। मोहन बगान के लिए ये जो ड्रॉ है ये काफी हानिकारक हो सकता है क्योंकि जो उनके अब केवल 2 मैच बचे हैं जी। 16 मैच टोटल खेलते हैं, एक होम और एक हवे के टोटल से। बिल्कुल। तो अब 14 मैचों के बाद 26 अंक हो गए हैं उनके। और बेंगलोर और ईस्ट बंगाल हालांकि अंक तालिका में थोड़ी सी कम है, 25 और 23, लेकिन 2 मैच अभी उनके बाकी हैं, इन हैंड है, तो लीड ले लेंगे और मोहन बगान डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो उनके फैंस के लिए ये काफी बुरी खबर आज का जो ड्रॉ हुआ है। पिछला मैच भी वो ईस्ट बंगाल से हार गए थे, जो कोलकाता में जो डाबी हुआ। लेकिन एक और रोचक बात यह है कि बाकी जो 6 टीमें हैं ये सब एक दूसरे के बिल्कुल ही पास, केवल 2 अंक का फर्क है। शिलोंग लाचोंग चौथे स्थान पे हैं 15 अंक और वहीं आखिरी टीम जो है मुंबई 13 अंक। तो दर्शाता है कि जो 6 टीमें हैं कोई भी रेलीगेट हो सकता है। तो वहां पे होड़ लगी हुई है, लेकिन टॉप 3 टीम्स काफी एक लीड बना ली है और भिड़ंत वहीं मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु के बीच में। मेरे ख्याल से मोहन बगान अब थोड़ा रेस से निकल गया है और असली भिड़ंत होगी वहीं बेंगलोर और ईस्ट बंगाल। बिल्कुल। प्रीवियस सीजन्स तक हमने देखा कि आलोचना होती थी इस लीग की कि भाई बोर किस्म की फुटबॉल देखने को मिलती है, लेकिन इस सीजन की स्पेशली बात करें विशेष तौर पर तो बड़ा जबरदस्त फुटबॉल देखने को मिला है। बेशक रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन आकर्षित किया है इस फुटबॉल ने इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक तरह से ये लीग जैसे जैसे और मैच्योर होती जा रही है, बढ़िया फुटबॉल देखने को मिल रही है। ओवरऑल डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहा है स्टैंडर्ड, प्रभाव पड़ रहा है। और एक और ये काफी डिबेट होती है कि फुटबॉल में एक ही लीग होनी चाहिए क्योंकि करंटली हमारी 2 लीग्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आई लीग में भी अपना ही मेरिट है और मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलना चाहिए। सिलसिला बिल्कुल चलना चाहिए। और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हमारे पास हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करूंगा। पहले तो बात मुंबई के स्टीफन डाइस की, बड़े ही उम्रदराज खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी फ्री किक के लिए उनको जाना जाता है और आज पहला गोल उन्होंने मुंबई मुकाबले में फ्री किक से मारा। तो क्या इनकी उपयोगिता है टीमों के साथ इस तरह के प्लेयर्स? देखिए, क्लास बिल्कुल परमानेंट है और एक बहुत ही क्लासी प्लेयर है और खास करके माहिर है, जैसे आपने कहा फ्री किक कन्वर्जन में। और कई प्लेयर्स को एक आत्मविश्वास होता है कि जब बॉल पे आते हैं फ्री किक लेने के लिए, उनके सामने लक्ष्य ही दिखता है उन्हें। सामने जो वॉल होती है प्लेयर डिफेंस की, वो लगभग ऐसा होता है कि देखते ही नहीं है और हमेशा उसमें ही सफल हो जाते हैं क्योंकि इतना फोकस्ड रहते हैं अपने गोल पे
मेरे ख्याल से एक ये रीजन है सक्सेस। बिल्कुल। प्लेयर हैं बेंगलुरु के, बल्कि कोच हैं बेंगलुरु के एशले, और ये एकमात्र विदेशी कोच हैं इस वक्त आई लीग के अंदर। तो एक अलग तरीके का आई लीग का एक पहलू दिखाता है कि ये पूरी तरीके से भारतीय लीग है, जबकि पहले हम बात करते थे कि विदेशी प्लेयर्स, विदेशी कोच ज्यादा होते हैं। तो वक्त बदल रहा है आई लीग के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप टॉप स्कोरर्स की भी लिस्ट देखें, उसमें अब इंडियंस काफी उस लिस्ट में हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए। बिल्कुल ठीक बात। शिलोंग लाचोंग क्योंकि आज ड्रॉ खेला उन्होंने, उनके कोच थे संजय सेन, 4 मैचेस का सस्पेंशन उनको झेलना पड़ा है, और उनके अटेंडेंट कोच थे शंकर लाल, इनको भी बहस की वजह से सस्पेंशन मिला है, लेकिन बावजूद इसके टीम का प्रदर्शन देखिए लाजवाब। बिल्कुल। और कई बार विपरीत परिस्थितियों में टीम यूनाइट हो जाती है, जैसा हमने देखा वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में। बट बिल्कुल ये एक प्रभाव होता है टीम पे, ज्यादा यूनिटी हो जाती है, और एज अ टीम जो बॉन्डिंग होती है जी, विपरीत परिस्थितियों में, वो देख रहे हैं हम लजोंग भी किस तरह से एकजुट होकर खेल रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट से देखिए आप 2 टीमें, अब लजोंग और इस साल आइजॉल भी आई है, उन्होंने अपना डेब्यू किया और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पावर हब होता जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल एक सेंटर हो गया है फुटबॉल का। और वहां पे अगर आप देखें, सबसे खास खबर यह है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कैच देम यंग, आप स्कूलों में देखें या फील्ड्स में देखें, 10-11 साल के बच्चे जो हैं उनको बाकायदा कोचिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है। और एक ड्रीम कम ट्रू है सारे स्पोर्ट्स लवर्स के लिए कि ऐसा ही प्रोग्राम अगर भारतवर्ष में सब जगह फैल जाए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम रैंकिंग्स में। लेकिन ये शायद उदाहरण हो सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ फुटबॉल खेली जाती है और वहाँ क्रिकेट की कोई बात नहीं होती, जबकि जो रेस्ट ऑफ पार्ट है इंडिया का उसमें क्रिकेट की बात होती है। तो फुटबॉल और क्रिकेट एक ही देश में अलग अलग रीजन। मेरे ख्याल से हमारा देश इतना बड़ा है कि सारे खेल हो सकते हैं, लेकिन कोई टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक कोचिंग की। ठीक बात है। चलिए इंटरनेशनल फुटबॉल के एक्शन पर कुछ नजर डालते हैं। एटलेटिको मैड्रिड मंगलवार की रात होने वाली चैंपियंस लीग में बार्सिलोना से मुकाबला करती हुई नजर आएगी। इस मैच में उसकी प्रतिद्वंदी टीम बहुत ही मजबूत है, जिसके खिलाफ वो अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। मेजबान बार्सिलोना के खिलाफ मुकाबले के लिए एटलेटिको मैड्रिड क्लब भले ही स्पेन पहुंच गई हो, पर उसे मालूम है कि मेजबान टीम को हराना टेढ़ी खीर है। चैंपियंस लीग में आज रात होने वाले मैच में मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहने की आशा है। एटलेटिको के कोच डिएगो पाब्लो ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार एक दूसरे से खेलते रहने के कारण हमारी समझ बेहतर हुई है। बनिस्बत एक आध मैच खेलने की तुलना में जितना उनसे खेलेंगे हम उतना ही अधिक उनके बारे में जानेंगे। मैं इस मैच से कोई बहुत अधिक अप्रत्याशित परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। लायनल मेसी से सुसज्जित बार्सिलोना की टीम अनुभव के मामले में बहुत आगे है। दूसरी ओर बार्सिलोना के कोच लुइस एनरिक का एटलेटिको के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ अपने घर में खेले गए सभी 6 मैचों में उसे जीत हासिल हुई है। मंगलवार की रात होने वाले मैच में टीम के स्टार स्ट्राइकर लायनल मेसी द्वारा 500वां गोल बनाए जाने की संभावना है। और चैंपियंस लीग में दूसरी तरफ बेनफिका की टीम मंगलवार की रात चैंपियंस लीग में पहले चरण के क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख से मुकाबला करने को लेकर बहुत उत्साहित है। टीम के कोच रूई विटोरिया का कहना है कि बायर्न एक मुश्किल टीम जरूर है और उससे पार पाना आसान नहीं होगा। चैंपियंस लीग में पहले चरण का क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए बेनफिका की टीम म्यूनिख में है और सोमवार से कड़ी तैयारी में जुटी है। टीम प्रबंधन की रणनीति है कि उसकी टीम बायर्न के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करे। बेनफिका के कोच रूई विटोरिया ने संवाददाताओं से कहा, हाँ ये सही बात है कि हम जिस टीम के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं वह बहुत तगड़ी है। ये टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है, लिहाजा हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। बहरहाल हम क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए यहाँ हैं, इसलिए अपनी ओर पूरा प्रयास करेंगे। पुर्तगाली टीम को बायर्न के खिलाफ अब तक खेले गए सभी 9 मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा है। जर्मन टीम इस सीजन में शानदार फॉर्म में है। वे चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैचों में भी सफल रही है। बायर्न की टीम अपने प्रतिद्वंदी को बखूबी समझती है। इसके बावजूद वो इस मुकाबले में पूरी सतर्कता बरतेगी। इस मुकाबले में रोमांचक भिड़ंत के आसार नहीं दिखते।
तो बड़े दिलचस्प मुकाबले होने को हैं। पहले बात एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना की। स्पेन से आती हैं दोनों टीमें, एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानती हैं, बहुत सारे खेल खेला एक दूसरे के साथ और बड़ी कड़ी प्रतिद्वंदी साबित हुई है एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की। इस बार क्या कहानी? बिल्कुल आर्च राइवल्स हैं। हाँ। ला लीगा में भी अगर आप देखें बार्सिलोना पहले स्थान पे है 6 अंक और दूसरे स्थान पे एटलेटिको से 6 अंक आगे हैं जी। लेकिन सालों से इनकी ये कॉम्पिटिटर रहे हैं जी। और बार्सिलोना का अगर आप रिकॉर्ड देखें हाल ही में एटलेटिको के विरुद्ध अच्छा है, 6-0 से आगे हैं अगर पिछले 6 मैच देखें। लेकिन वहीं बार्सिलोना के लिए एक थोड़ा सेटबैक रहा। सैटरडे को ये अपना क्लासिको मैच रियल मैड्रिड से हार गए और उससे पहले 39 मैचेस में अनबीटन थे, तो एक तरह से हिल गए हैं। और एनरिके जो उनके कोच है उन्होंने कहा कि भाई हम भूल गए थे कि हारना क्या होता है, तो एक वेकअप कॉल हुई है उनके लिए। उस मैच में हमने ये भी देखा कि उनके जो स्टार्स हैं, जो एमएनएस हैं, मेसी, नेमार और सुआरेज, थोड़े थके से लग रहे थे, कुछ शार्प नहीं थे। और मेरे ख्याल से खास कारण ये था कि उससे पहले ही पिछले हफ्ते वो साउथ अमेरिका गए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अपने देशों के लिए खेलने के लिए। हाँ। तो लंबी जर्नी भी है, तो मेरी थकान लग रही थी, लेकिन अब फ्रेश होंगे आज के मैच के लिए। वहीं एटलेटिको बहुत अच्छे फॉर्म में है। मेरे ख्याल से 2 साल पहले अगर आप देखें क्वार्टर फाइनल में ही भिड़ंत हुई थी चैंपियंस लीग में, एटलेटिको उस टाइम जीते थे 2-1 के एग्रीगेट स्कोर से। तो बार्सिलोना इस पे काफी सतर्क रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप फेवरेट देखें तो बार्सिलोना फेवरेट रहेगा। एक तरफ बेनफिका है जो कि पुर्तगाल से आती है, उनकी फुटबॉल बड़ी मशहूर है अपनी तरीके की शैली के लिए, और दूसरी तरफ है बायर्न म्यूनिख जिनका कोई जवाब नहीं पावर और दबदबा बनाने में। जी हाँ, बेनफिका का खास बात यह है कि काउंटर अटैक्स बहुत उनके सॉलिड हैं। और अगेन अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें पोर्चुगीज फुटबॉल में और यूरोपियन फुटबॉल में, पिछले 20 मैचेस में 19 मैच वो जीते हैं, केवल एक हार हुई है उनकी पोर्टो से। और वहीं बायर्न म्यूनिख फेवरेट्स तो रहेंगे, म्यूनिख में भी ये मैच है अलायंस एरिना में, लेकिन पेप गार्डियोला ने कहा कि हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और ये टीम बेनफिका बहुत फॉर्म में है। उनको भी याद रहेगा कि पिछले साल वो पोर्टो से पहला लेग 1-3 से हार गए थे, उसके बाद वो होम लेग में 6-1 से जीत के सेमीफाइनल पहुंचे। फाइनल मेरे ख्याल से अगेन फेवरेट्स तो होंगे म्यूनिख की टीम, लेकिन बेनफिका से सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल सतर्क रहें बेनफिका से बायर्न म्यूनिख, और सतर्क रहें बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड से। लेकिन बात अब जोकोविच की। एडीपी द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच की चोटी की रैंकिंग बरकरार है। जोकोविच ने रविवार की रात मियामी ओपन के फाइनल में जापान की केई निशिकोरी को पराजित कर खिताब जीता। दूसरे स्थान पर एंडी मरे और तीसरे स्थान पर रॉजर फेडरर हैं। महिला युगल में भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी भी पहले स्थान पर बनी हुई है। कई खेल ऐसे होते हैं जहां पर आपकी रैंकिंग, आपकी जो करंट फॉर्म होती है और आपका जो व्यक्तित्व होता है, खेल होता है, उसको नहीं दर्शाती है। लेकिन जोकोविच खेल हो, कोर्ट हो, रैंकिंग हो, पैसा हो, हर चीज में अव्वल नंबर। देखिए एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अब हाईएस्ट रैंक अर्निंग्स में भी फेडरर को परास्त कर दिया। और लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिकॉर्ड जो उन्होंने अचीव किया है वो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो जीते हैं। उनके कोच बोरिस बेकर 713 अभी तक जीते थे। ये मायामी ओपन जीत के 714 हो गया। ये जोकोविच के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी अगर आप देखें 11 उनके हैं। सबसे ज्यादा तो 17 हैं फेडरर के, लेकिन अभी 28 वर्षीय हैं। और जिस तरह से जोकोविच खेल रहे हैं, इंजरी के अलावा मेरे ख्याल से उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है जी। तो बहुत फिट भी हैं। और इस साल तो खास करके फेवरेट रहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन तो उन्होंने बड़ी शान से जीता। मेरे ख्याल से अब क्ले कोर्ट सीजन शुरू हो रहा है आज से, और जून में फ्रेंच ओपन में इसका जो वो होगा क्लाइमैक्स होगा। लेकिन अभी तक एक टाइटल जो एल्यूड किया है जोकोविच को वो है फ्रेंच ओपन। पिछले साल वो वावरिंका असल इम्तिहान शायद यहीं पर इनका असली इम्तिहान ये है। वो भी खूब चाहते हैं कि प्रूव करना है उन्हें कि ये भी टाइटल उनसे दूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं, और खास करके अगर आप नडाल का फॉर्म देखें,
वो ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो मेरे ख्याल से अब किसी जोकोविच क्ले कोर्ट में भी फेवरेट रहेंगे। सर ओलंपिक ईयर है और इस बार चांसेस रहेंगे 5 अगर गोल्ड मेडल शामिल कर लें तो किस तरीके से संभावना है जोकोविच की? गोल्डन स्लैम कहलाता है, क्योंकि जिस साल ओलंपिक्स हो उसी साल अगर आप चारों ग्रैंड स्लैम भी जीत जाएं और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते हैं तो गोल्डन स्लैम हो जाता है। और ये एक उपलब्धि स्टेफी ग्राफ ने प्राप्त की थी 88 में, चारों ग्रैंड स्लैम जीते और गोल्ड मेडल भी जीता। मेरे ख्याल से जोकोविच कर सकते हैं। तो पुरुष वर्ग के स्टेफी ग्राफ हो सकते हैं जोकोविच। और एक बड़ी मशहूर कहावत है, जिस तरीके से अपने उन्होंने गुरु को पीछे छोड़ दिया है तो कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विमेन टेनिस की। जर्मनी की सबीन लिसिकी, ऑस्ट्रेलिया की दारिया गैपिलोवा और यूक्रेन की कैटरीना बोंडारेंको ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए चार्ल्सटन WTA टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। सबीन लिसिकी ने 2 सीधे सेटों में अमेरिका की इरीना फाल्कोनी को 6-4, 6-3 से हराया। वहीं यूक्रेन की कैटरीना बोंडारेंको ने मिसाकी टोई को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। और घुटने की चोट से जूझ रहे राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप की ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदों पर लगभग पानी फिर गया है। इसके चलते वो आज से शुरू हुए मलेशियन सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन में भाग लेने से वंचित रह गए। अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे कश्यप को इस टूर्नामेंट से पहले चोट से उबरने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लगता। मायूस करने वाला समाचार है। सोच रहे थे फ्रेंड्स की 2 विमेन जाएंगी ओलंपिक के लिए और 2 मेन, और इसमें एक पी कश्यप शामिल थे। बिल्कुल, टॉप 16 जो वरीयता है वो क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स के लिए। और बिल्कुल इतने नजदीक हैं 17 कश्यप, 17 एक रंग और चाहिए उन्हें। लेकिन इंजरीज अब क्या बोले, उनकी बेस्ट रैंकिंग तो 10 की थी करीब 1 साल पहले, बिल्कुल, और अब नीचे आ गए 17 पर। और अब जो आज से जो शुरू हो रहा है मलेशियन ओपन जो सुपर सीरीज टूर्नामेंट है, अगले हफ्ते जो सिंगापुर में भी ओपन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बदौलत ये चढ़ सकते थे वापस रैंकिंग्स में। अब दोनों टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे तो मैक्सिमम इनकी रैंकिंग और पिछड़ सकती है। ठीक है, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि अगर ये फिट हो जाते हैं अप्रैल के अंत तक, मई जून में भी काफी सुपर सीरीज टूर्नामेंट्स हैं। बिल्कुल, और उसमें वैल्यूएबल अंक और फॉर्म इनका अब अगर वापस आ जाए, फिटनेस मेन थिंग है। नी का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये डायग्नोज ठीक से नहीं हुआ है इनका, और ये काफी निराश हैं क्योंकि सोच रहे थे कि खेलेंगे मलेशिया में, लेकिन देखिए उम्मीद कर सकते हैं कि फिट हो जाएं। लेकिन भारत के लिए बाकी तो अच्छी खबर ये है कि बाकी हमारे प्लेयर्स फिट हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। श्रीकांत खेल रहे हैं मलेशियन ओपन, जरूर क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स के लिए, 10वीं वरीयता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और महिलाओं को भी अगर आप देखें, साइना नेहवाल बहुत अच्छे फॉर्म, 6वीं वरीयता, फिटनेस अगेन मेन थिंग है उनकी भी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रिजर्व कर रखा है अपने आप को। सब टूर्नामेंट्स नहीं खेल रही, चुन के खेल रही हैं जहाँ पे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छे फॉर्म में है। और वहीं पीवी सिंधु भी अभी 11वीं रैंकिंग में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 तो निश्चित ही हैं कि ओलंपिक्स में खेलेंगे। मेरे ख्याल से ये भी निश्चित है कि, और उम्मीद कर सकते हैं कि पोडियम फिनिश भी होगी। पोडियम फिनिश भी हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पी कश्यप फिट हो जाएंगे समय रहते और अपनी रैंकिंग पॉइंट्स अर्जित करेंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिक के लिए। देखना है कि कैसे पहुंचते हैं मई और जून के सुपर सीरीज के बाद पी कश्यप। लेकिन हॉकी की हम बात करें तो भारतीय हॉकी टीम अपनी ओलंपिक तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए सुल्तान अजलान शाह कप में भाग लेगी। बुधवार को मलेशिया के इपोह में होने वाले इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पास अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने का एक मौका होगा। भारत इस मुकाबले में बुधवार को जापान से खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 8 बार इस प्रतियोगिता को जीतने वाली भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आएगी। So very important and useful for each and every team. It is, and it needs to be in every single tournament, in my opinion. The players are often so right with the things that they call.
Good pressure again from India on Tobias Hauker, playing the ball out of play. रॉलेंट ऑल्टमन्स ये हैं मैन टू वॉच हाँ। भारत की तरफ से। आप प्लेयर्स की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी तैयारियों को परखने के लिए, अपने यंगस्टर्स को परखने के लिए इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। कह कर गए इस बात को। बिल्कुल, बहुत अच्छे माहिर कोच हैं, बड़े अच्छी स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन हो रही है ओलंपिक्स के लिए। और खास करके अजलन शाह के लिए जो हमारी जो टीम गई है, एक अच्छा मिश्रण है एक्सपीरियंस और यूथ का। हमारे ऑफ कोर्स माहिर खिलाड़ी हैं, वहाँ सरदार सिंह कैप्टन है, कोठाजीत सिंह हैं, सुनील हैं, रुपिंदर पाल सिंह हैं, तो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। और वही बहुत अच्छा ये एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो हमारे यंगस्टर्स को, और प्रूव करने के लिए कि उनमें भी है क्षमता ओलंपिक्स खेलने के लिए। तो याद रखिए, ये अजलन शाह और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी लंदन में जून में। यही 2 टूर्नामेंट हैं ओलंपिक्स से पहले, तो ये एक तरह से आखिरी मौका है अपनी तैयारी को परखने का। जी बिल्कुल, और अपने काबिलियत को प्रूव करने का। ओलंपिक और चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लगता है कि जो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट है उसकी कमान पीआर श्रीजेश के हाथ में रहने वाली है, लेकिन फिर भी ऑल्टमन्स और गोलकीपर्स को परख रहे टाइम रहते। देखिए, श्रीजेश का तो निश्चित ही है, लेकिन हमेशा एक आपको रिजर्व गोलकीपर चाहिए। और मेरे ख्याल से एक तरह से ये अच्छा रेस्ट भी मिल रहा है, क्योंकि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आप हर एक टूर्नामेंट खिला सकते, उन्हें आप फ्रेश रखना है आपको ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, बट एक बैकअप भी चाहिए। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सोची समझी कर रहे हैं ऑल्टमन्स, और मेरे ख्याल से अच्छी हमारी जो टीम की कमान है अच्छे हाथों में। बिल्कुल ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सबसे कड़े प्रतिद्वंदी होंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट आप देखते हैं जहां पर इम्प्रूव किया है भारत ने अपने रिसेंट पास्ट से? देखिए, स्पीड जो हमारी गेम की है सबसे ज्यादा इम्प्रूव हुई है, और फिटनेस मेरे ख्याल से वो कारण है। अगेन, फॉरेन कोचेस का मेन फायदा यही हुआ है कि हमारी जो शैली है वो फिटनेस, और जो यूरोपियन हॉकी इसलिए हमसे आगे चली गई थी क्योंकि फास्ट पासेस और सारे 60 मिनट हैं उसमें आप बिल्कुल ही अपनी जी जान से खेलें, वो अब शैली हम देख रहे हैं भारतीयों से। तो वो एक अच्छा चेंज हुआ है मेरे ख्याल से। एक तरह से रूल्स भी हमारे फेवर में गए हैं, क्योंकि जो 4 क्वार्टर्स हो गए हैं उसमें थोड़ा ब्रेक मिलता है, अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन, तो प्लेयर्स को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल भारत की शैली अब बदली है विद द टाइम्स, और बिल्कुल अब कॉम्पिटिटिव हो गए। रक्षा पंक्ति में अभी भी कुछ खामी रक्षा पंक्ति में है, और पुरानी खामी अभी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में भी है। कुछ पुरानी खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बहुत प्रोग्रेस किया है। तो पॉजिटिव नोट पर भारतीय हॉकी डेवलप करती हुई कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन कुछ खूबियां भी भारत ने हासिल की हैं अपनी हॉकी के अंदर। लेकिन महिला हॉकी की हम बात करें तो खराब तौर से जूझ रही भारतीय महिला हॉकी टीम हॉक्स पे कप में पूल बी के आखिरी मैच में दुनिया की 5वें नंबर की टीम चीन से 1-2 से हार गई। गोल रहित पहले क्वार्टर के बाद रानी ने 19वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन तीसरे क्वार्टर में यू कियान ने चीन के लिए बराबरी का गोल दागा। वांग मेंग्यू ने आखिरी क्वार्टर में विजयी गोल किया। मैच की शुरुआत काफी धीमी रही और अधिकांश खेल मिडफील्ड में हुआ। चीन को पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता ने गोल नहीं होने दिया। दूसरे क्वार्टर में रानी ने 19वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई थी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने मुकाबले में अब तक खेले गए अपने सभी तीनों मैच गंवा दिए हैं। तो ये भी एक ऐसी टीम है जिसने कि थोड़ा सा गौरवान्वित किया है, अपने अतीत को देखते हुए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन उस लेवल का नजर नहीं आता हुआ, उम्मीद के मुताबिक नहीं। जी हाँ, लेकिन क्वालिफाई करना भी खास उपलब्धि थी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए। अंडरडॉग्स के रैंकिंग से जाएंगे ये ओलंपिक्स में, लेकिन कभी कभी अंडरडॉग्स अपसेट कमाल कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, एक अच्छा प्रेपरेशन चल रहा है। ओलंपिक्स 4 महीने दूर है, और जिस तरह से ये अपना पीक करने की कोशिश कर रही है, एक बहुत ही साइंटिफिक और अच्छा प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन भारतीय महिला हॉकी टीम का। उम्मीद करते हैं कि एक अंडरडॉग्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक में और कुछ टीमों को वहां पर मात दे सकते हैं। बात अब विश्वनाथन आनंद की। 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके भारत के विश्वनाथन आनंद को शतरंज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदयनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विश्वनाथन आनंद पिछले 2 दशकों तक शतरंज की दुनिया के बादशाह रहे। मुंबई में होने वाले इस समारोह में पुरस्कार स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह के अलावा 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। Crossed Gary Kasparov's 2850 rating barrier.
some time back, and ever since that he has kept climbing. One of the Formula One circuits recently. It's pretty much a sport. हालिया प्रदर्शन विश्वनाथन आनंद की कहानी नहीं कहता है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि जो हाथी का पैर होता है वो हाथी का पैर होता है। देखिए 88 से ये पहले हमारे ग्रैंड मास्टर थे और 2 दशकों से ज्यादा इन्होंने एक तरह से ऑल टाइम लेजेंड है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, एक इंस्पिरेशन है। और जितनी सराहना और जितनी प्रशंसा करें वो कम है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं इनके लिए कम है और मेरे ख्याल से ड्यू क्रेडिट इनको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हालिया फॉर्म की मैंने जिक्र किया था और एक कहावत है कि शेर बूढ़ा हो जाए, हालांकि उनको बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ, शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी शेर शेर ही रहता है। मेरे ख्याल से जरूर ये वापसी भी करेंगे। अब किसी विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाई नहीं कर पाए कार्लसन के विरुद्ध, लेकिन आप कभी आनंद को राइट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार चर्चा के लिए। स्पोर्ट्स आर में गौरव सेठ, एबीनेंट स्पोर्ट्स एक्ट पर धन्यवाद। और फिर से एक नजर अब तक की खेल सुर्खियों पर। शिलोंग लाचुंग ने आई लीग में मोहन बगान को रोका बराबरी पर। एडीबी रैंकिंग में जोकोविच की बादशाहत बरकरार। पी कश्यप ने मलेशियन ओपन बैडमिंटन से नाम लिया वापस। और ओलंपिक तैयारी परखने के लिए अजलान शाह कप में उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। आपको याद दिला दें कि आप हमारी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/DD स्पोर्ट्स चैनल और youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर भी हमारे कार्यक्रम आपके लिए हाजिर हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सुझाव और राय से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sportsr4@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुमति चाहेंगे पूरी स्पोर्ट्स आर टीम के साथ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। Lots of adventure, excitement. Perfect combination of violent action. Taking place in an atmosphere of total calm. Catch all the live action On DD Sports. only on DD Sports. 4 5 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। पिताजी, सुना है आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, क्यों? तो पंजीकरण करवाना मत भूलना, वरना बाद में परेशानी होगी। याद है ना, पंजीकरण ना करवाने के कारण पिछली बार लखनऊ वाले चाचा जी को बालटल से वापस लौटना पड़ा था। क्या पंजीकरण इतना जरूरी है? हाँ पिताजी, यात्रा के लिए पंजीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने शहर में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। वो कैसे? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने देश भर में कुछ बैंकों को यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी है। वहां से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म भरकर जमा करवाएं और निर्धारित दिन के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करें। रही बैंक शाखाओं की जानकारी की बात, तो ऐसे बैंकों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। अच्छा, तुम वेबसाइट से बैंक का नाम पता निकालो। मैं अभी पंजीकरण करवाने जाता हूँ। दादू जी। हाँ बेटा। मेरा पंजीकरण भी करा लेना। अच्छा, मैं भी अमरनाथ जी जाऊंगी। नहीं बेटा, 13 साल से कम
और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा के लिए रजिस्टर नहीं किया जा रहा। यात्रियों की सुविधा और जानकारी है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी। A very warm welcome to all of you in your personal health show फिट रहे इंडिया। दोस्तों, हम इस शो में अक्सर बात करते हैं अच्छी सेहत की, अच्छी डाइट की और वजन घटाने की। इसी सिलसिले में हम अपने उन दोस्तों को भूल जाते हैं जिनकी कंप्लेन होती है कि हमारा वजन नहीं बढ़ता, यानी कि वो वेट